अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। बीजेपी लीडर रमेश बदौरी की जानिब से कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के खिलाफ रिमार्क्स पर हैदराबाद बीजेपी दफ्तर पर कांग्रेस का एहतजाज। बीजेपी कारकुनों की जानिब से गांधी भवन में जवाबी एहतजाज के बाद कशीदगी। ब्लैकमेलिंग की सियासत, मुबैना गैर कानूनी मुकदमात और गिरफ्तारी से बीआरएस को खौफजदा नहीं किया जा सकता। 6 वादों को पूरा किया जाए। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR को हाई कोर्ट से लगा झटका। फार्मूला ई रेस केस को खारिज करने की दरख्वास्त हुई मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असम्बली इलेक्शन 2025 के लिए शेड्यूल का किया ऐलान। 70 असम्बली हलकों में एक ही मरहले में 5 फरवरी को होगी वोटिंग। 8 फरवरी को आएगा नतीजा। कोरोना वायरस के बाद चाइना से हिंदुस्तान आए नए वायरस से लोगों की फिक्रमंदी बढ़ गई। मुल्क में लगभग 10 नए केसेस। मरकजी वजीर JP नड्डा ने कहा परेशानी की बात नहीं। और जालिम इसराइली फौज ने गजा पट्टी में फिर किए वहशियाना हमले। कम से कम 49 फ़लस्तीनी शहीद, 75 हुए दीगर जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। शहर हैदराबाद के नामपरी इलाके में बीजेपी के दफ्तर के बाहर उस वक्त कशीदगी का माहौल देखा गया जब कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने एक दूसरे पर लाठी से हमला किया। बताया गया कि दिल्ली बीजेपी लीडर रमेश बदौरी की जानिब से कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रियंका गांधी पर किए गए मुतनाज़ा बयान के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी के दफ्तर पर एहतजाज किया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर के सामने नारेबाजी की और बीजेपी कारकुनों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कशीदा माहौल पैदा हो गया। बाद में बीजेपी के कारकुन गांधी भवन पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस पहुंच गई और चंद कारकुनों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खुलकर सताइश की और कहा कि वो एक गैर मामूली शख्सियत है और अपने जेल के साथी को भी नहीं भूले। उन्होंने भी कहा कि रेवंत रेड्डी से उम्मीदें हैं कि वो अवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। और किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए, यहाँ पर जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाजा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था। चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ का अंदाजा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये अच्छी चीज है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। बीआरएस लीडर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जामात लगाए और कहा कि वो ब्लैकमेलिंग की सियासत, मुबैना गैर कानूनी मुकदमात और गिरफ्तारियों के जरिए अपनी हुकूमत की गलतियों को छुपाने की कोशिश न करें और ये न समझें कि बीआरएस लीडरों को जहनी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। हम सख्त मुकाबला करेंगे। हरीश राव ने भी कहा कि 6 ज़मानतों के निफाज पर हम कांग्रेस हुकूमत से सवाल करते रहेंगे। నువ్వు ప్రజలకు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసేదాకా నీ ప్రభుత్వాన్ని నిన్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలిపెట్టం. రేవంత్ రెడ్డి అనుకుంటున్నాడు బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలతోనో అక్రమ కేసులతోనో అరెస్టులతోనో తన ప్రభుత్వం యొక్క తప్పిదాలను కప్పిపుచ్చుకుంటాననో మమ్మల్ని మానసికంగా బలహీనపరుస్తానని అనుకుంటా ఉన్నాడు. కానీ మేము మరింత బలంగా పోరాటం తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీ అక్రమాలను గాని నీ 6 గ్యారెంటీల అమలుపై నిన్ను ప్రశ్నించడాన్ని వదిలిపెట్టే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం
बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर केटीआर को हाईकोर्ट से झटका लगा है। मुकदमे को गलतम करार देने की केटीआर की जानिब से दायर करदा अर्जी को हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दायर करदा फार्मूला इरेज केस को खारिज करने की दरख्वास्त के साथ साथ हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामे को भी मनसूख किया, जिसके तहत केटीआर को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना दिया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ अबूरी हुक्म में मज़ीद 10 दिन की तोसी की दरख्वास्त भी हाई कोर्ट ने ठुकराई है। इस फैसले के बाद केटीआर बताया जाता है कि अपने वकला के साथ मुशावरत कर रहे हैं और इम्कान है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अपील दायर करेंगे। कांग्रेस के नौजवान लीडर और एमएलसी वेंकट बालमू ने कहा कि साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर का पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि अदालत से भी केटीआर को राहत नहीं मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ केटीआर पर ताउन न करने का उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया और इस पूरे मामले की शफाफ जांच पर जोर दिया। విచారణకి వెళ్ళకుండా విచారణకి సహకరించకుండా ఏదైతే గందరగోళ పరిస్థితి క్రియేట్ చేసి ఒక పొలిటికల్ స్టంట్ చేసి ఒక డ్రామా చేసి రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తుండు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు తప్పు చేయకపోతే విచారణకి మీరు హాజరై విచారణకి సహకరించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాను. దానితో పాటు ఏసీబీ అధికారులకు కూడా ఈ డ్రామారావు ఎంక్వైరీకి రమ్మంటేనే వస్తలేడు. రేపు పొద్దున ఇతర దేశాలకి పారిపోయే ఒక పరిస్థితి కూడా రావచ్చు. అందుకే ఈ డ్రామారావు పాస్పోర్ట్ని కూడా సీజ్ చేయాలని చెప్పి ఏసీబీ అధికారులకి నేను కోరుతున్నాను. ఈ డ్రామారావు ఇప్పటికే ఏదైతే సంబంధించి వచ్చి దాంట్లో ఎంక్వైరీకి రమ్మంటే వస్తకుండా అనేకమైన నాటకాలు ఆడుతుండు. అందుకే ఈ డ్రామారావు పాస్పోర్ట్ని కూడా సీజ్ చేయాలని చెప్పి ఏసీబీ అధికారులని కోరుతున్నాను. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు కూడా ఏదైతే సంబంధించి ప్రజలు మిమ్మల్ని వారి సమస్యలపైన కొట్లాడనీకి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కూడా ఎమ్మెల్యేని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అవన్నీ పక్కన పెట్టి కేసీఆర్ గారికో కేటీఆర్ గారికో కల్వకుంట్ల కవితకో హరీష్ రావు గారికో కేవలం ఆ కుటుంబం కోసం ఆ కుటుంబ సమస్యల కోసం ఆ కుటుంబం తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ముని దోచుకుంటే ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలబడతారా, లేకపోతే ఇది దొంగలని కటకటాల్లో నెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? మీరు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న శాసనసభ్యులు ఒకసారి పునరాలోచించుకోవాలని చెప్పి వారిని కూడా కోరుతూ, ఏదైతే నిజంగా కేటీఆర్ నువ్వు తప్పు చేయకపోతే విచారణకి సహకరించాలని చెప్పి मदीना स्कूल की जानिब से एलबी स्टेडियम में सालाना स्पोर्ट्स डे शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस तकरीब में एमएलसी जनाब आमिर अली खान और दीगर कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। सेक्रेटरी सबिया फरजाना, डायरेक्टर मारिया आरिफुद्दीन माहिम और के एम फसीउद्दीन की निगरानी में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर फ्लैग होस्टिंग की गई, ग्रैंड मार्च पास किया गया और ड्रिल्स का भी खुसूसी एहतमाम रहा। Very much for inviting me here. Of course, sports is a very crucial event in our lives. Especially when we are in schools, we do a lot of sports activities. But after school also, I think it has to be practiced so that we will be mentally and physically fit. Academically, people are growing, people are getting good marks, but physical sports are also very important. I just recollect a Urdu proverb which was used when we were in school. It was, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब. But I think now you need to have both. You have to maintain balance between your academics and sports, because Hyderabad has been a place which has given a lot of players to the world, whether it is Olympics or whether it is now national games or even in the sports arena. People from the students from Hyderabad community are excelling and getting medals to the society, to the state. State government also, when we talk of Telangana, the state government is also coming up with 2 universities. One is a skill university, because I think now everybody in the country has realized that skill is very important. You need to have skill in your hands. And the second thing which is very important, which is coming up, is the sports university. For that, Honorable Chief Minister Mr. Revanth Reddy is going to Australia to get the input for the sports university to be constructed here. We had in 2002-2003 national games in Hyderabad, and I think the Gachibowli stadiums are lying vacant, and I think
the government wants to upgrade it into a sports university. I think Madina group of institutions with the participants, I think all the people who have participated, I congratulate all of you, and I wish that when the sports university comes up, you make your presence there. Your presence should be felt there. Especially the girls, when we are talking about in academics, girls are excelling, but here I see girls are excelling in sports also. So carry on, all the best to you and all the best to the school of Madina School. Thank you. वरंगल इस्लामिया डिग्री कॉलेज में रईसुल हसन ज़ैनब अकेडमी के ज़ेर-ए-इत्माम में खुसूसी प्रोग्राम हुआ, जिसका मकसद मिल्लत के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े के हवाले से तफसीलात फ़राहम करना था। प्रोग्राम में मुसाबिक़ती इम्तिहानात, इंटरव्यू महारत और जॉब सर्चिंग स्ट्रैटेजी जैसे मौज़ूआत पर वर्कशॉप किए गए। चेयरमैन अलहाज शेख बशीर अहमद के मुताबिक लगभग 150 स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा किया, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर मीर कौकबरी ने इसे वक्त की ज़रूरत करार दिया। मुशीर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी और डॉक्टर एस एम कादरी ने इस मौके पर रहनुमाई का काम अंजाम दिया। काम होता है वो हम पहले से प्रिपेयर करके बच्चों को दे रहे हैं, ताकि वहाँ पर पहुँचने पर वो लोग फ्रेशर ना ट्रीट किए जाएं और लोगों को अच्छा एक एक्सपीरियंस हो। और इसके साथ ही हम एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं सीवी के लिए, जॉब सर्च के लिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए। और जब कंपनी में सिलेक्शन हो तो कंपनी में वो लोग नेटवर्किंग कैसे करें, अपने रिलेशंस को कैसे बढ़ाएं और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कैसे करें और प्रमोशन कैसे हो कंपनी का, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरमीडिएट तक की प्रिपरेशन के लिए, उनको सभी तरह की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराना और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराना, और उनको भी प्राइवेट जॉब के लिए वो तैयारी करवाना। अगर वो लोग पार्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं, आगे ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो लोग रेगुलर पढ़ सकें, पार्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं तो जॉब करें, अगर वो फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रिपरेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन 2 साल पहले स्टार्ट हुआ और अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज़ में हैं। कैरियर काउंसलिंग 2 से 3 हज़ार बच्चों का कैरियर काउंसलिंग किया गया है और करीब 1000 बच्चे तक इसमें डिफरेंट लेवल में एग्ज़ाम दे रहे हैं। और करीब 7-8 स्कूल हैं जो ऑपरेशन में हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं, 10-12 स्कूल ऐसे हैं जिन लोगों से हमारी बातचीत चल रही है कि हम इसको ऑपरेट करेंगे। एतबार से एक एजाज़ी और रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ 100 रुपये या 200 रुपये पर मंथ पर हेड जो चार्ज किया जा रहा है, ये सिर्फ बच्चों में ये एहसास हो कि हम कुछ फ़ीस दे के हासिल कर रहे हैं, वरना ये भी फ्री किया जा सकता था। लेकिन फ्री करने की वजह से उनमें ना उतनी दिलचस्पी पैदा होगी और ना उतना रेगुलरली क्लासेस को ये शिरकत करेंगे। इस नुक्ते नज़र से ये एक नॉमिनल फ़ीस ली जा रही है, जबकि आप आते हैं लखनऊ से, लखनऊ के आने जाने का एयर टिकट ही तकरीबन 12,000-15,000, हैदराबाद तक, हैदराबाद से यहाँ आने के। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने बिलाखिर मेट्रो ट्रेनों में इजाफी कोचेस शामिल करने पर तवज्जो दी है। 1 साल से इजाफी कोचेस लाने के दावे के बावजूद ये अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी थी। ताहम अब जारिया महीने के आखिर तक नए कोचेस शहर लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में मसरूफ़ रूट्स को इन कोचेस के लिए तरजीह दी जाएगी। इत्तला है कि अमीरपेट, रायदुर्गम और JBS परेड ग्राउंड और सिकंदराबाद जैसे स्टेशनों पर शदीद रश को देखते हुए 4 इजाफी कोचेस नागपुर और पुणे मेट्रो से लीज पर हासिल किए जाएंगे। रोज़ाना मेट्रो में सफ़र करने वाले अफराद की तादाद 5.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। ख़ासतौर पर दफ्तर के औकात में नागोल से रायदुर्गम के रास्ते पर हुजूम देखा जाता है। कोचेस की कमी की वजह से मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर अगली ट्रेन का इंतज़ार करते हुए वक्त ज़ाय करने पर मजबूर हैं और इम्कान है कि मुसाफिरीन की शिकायत को जल्द दूर किया जाएगा। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन ने किम्स हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेर इलाज कमसिन बच्ची की इयादत की। पुलिस से इजाज़त के हुसूल के बाद अल्लू अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचे। याद रहे कि फिल्म पुष्पा के बेनिफिट शो के मौके पर थिएटर में भगदड़ का वाक़या पेश आया था, जिसमें खातून की मौत हुई और इसका लड़का श्रीतेज ज़ेर इलाज है।
चाइना के नए वायरस को देखते हुए तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने अवाम को मशवरा दिया कि वो खौफजदा न हो। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी तिबी सहूलतों और वसाइल के साथ तैयार है और दीगर रियासतों के साथ मिलकर वायरस की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। वजीर सेहत तेलंगाना ने कहा कि रियासती महकमा सेहत के अहदेदार पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मरकजी हुकाम के साथ भी राब्ते में हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि सोशल मीडिया पर गलत और गैर तस्दीक शुदा मालूमात को न फैलाया जाए जिससे लोगों में इस वायरस को लेकर गैर जरूरी खौफ पैदा हो। उन्होंने खबरदार किया कि हुकूमत ऐसे इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। शहर हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश में आज यौम ख़वातीन था। सिर्फ ख़वातीन को दाखिले की इजाज़त दी गई। इस हवाले से नुमाइश सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने लेडीज़ डे का जश्न भी मनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली ख़वातीन को एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिसमें रोज़नामा सियासत की रिपोर्टर रत्ना चौटरानी भी शामिल हैं। निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस की इंचार्ज दीपा दास मुंशी और तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की है। लोकल बॉडी इलेक्शन है, ये इलेक्शन हमारे सबके है। सरकार हमारा है, रेवंत जी हमारे सरकार, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में जो जो काम किए हैं सारे विद्वान यहाँ पे बोले हैं। जो जो कमिटमेंट हम लोग किए थे, जो गारंटी हम लोग ने दिए थे, एक दो छोड़ के हम लोग सारे गारंटी काम किए। घर घर जाके ये बात बताना भी, लोकल बॉडी हमारे जमीनी तौर पे भीत है। अगर लोकल बॉडी में हम शक्ति नहीं दिखा पाएंगे तो ऊपर हमारा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमारे लड़ाई कांग्रेस के दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन है बीजेपी, हमारे दुश्मन है बीआरएस। आप लोगों ने सुना है, देखे है, पार्लियामेंट में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या बोला। उन्होंने 3 बार अम्बेडकर जी का नाम लिया और कहा कि जितने बार अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं उतने बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपका स्वर्गवास होगा। हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले ये बात कही थी। हमारे पार्टी के लीडर खाती जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सभी लोगों ने ये बात कहा था कि संविधान भारत के संविधान అది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికైనా ఎంఎస్ ఎన్నికైనా ఇది జరగాలి అంటే ఓట్లు వేసేవారు ప్రజలు, ఓట్లు వేయించేవారు మీరు. అంటే ఈ రోజున ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు చేరవేత బాధ్యత మనపై ఉంది. అప్పుడే మనం రేపు ఎన్నికల్లో మనం ఖచ్చితంగా చేస్తాం. ఇలా చూస్తా ఉంటే ఇలా నమస్తే చూస్తా ఉంటే కేటీఆర్ ఒక స్టేట్మెంట్, మీరు 15,000 రూపాయలు ఇస్తామంటే 12,000 ఇస్తా ఉన్నారు, రైతాంగాన్ని మోసం చేస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు. నిజంగా మరి చదివే వాళ్ళు వాటర్ వచ్చింది ₹1,00,00,000 అద్దె రోజులుగా అవినీతి మార్గాలు और वहीं नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात 2025 के शेड्यूल का आज ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 70 असम्बली हलकों में एक ही मरहले में इंतखाबात होंगे। वोटिंग 5 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी 2025 को की जाएगी और नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। Fairness of the Indian elections are. The Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है. But anyway, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं
कि वो भी जीतती हैं। अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि पार्टी दोबारा दिल्ली में इख्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने भी कहा कि अच्छी तालीम, मुफ्त बिजली और दीगर कई इक़दामात के बाद अवाम में केजरीवाल और आम आदमी पर एतमाद में इजाफा हुआ है। स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को, जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर डिलीशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। आप जो सवाल उठा रहे थे, नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर कई 100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने की एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं है। फर्जी एप्लीकेंट्स, वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। वो बता देते कि हाँ जी, हमने संज्ञान में लिया था, इतने लोग फर्जी एप्लीकेंट पाए गए जिन्होंने चुनाव आयोग को नाम कटवाने के लिए झूठी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है चुनाव आयोग बहुत एक्शन में है। लेकिन शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद को मिलकर इलेक्शंस लड़ना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि दिल्ली इलेक्शन में भी मुत्तहदा मुकाबला करते हुए बीजेपी को आसानी के साथ शिकस्त दी जा सकती है। यहाँ नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स है वो लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ हमारी ताकत क्यों खर्ची करें। तारीख तो जाहिर होगी, उससे पहले अखाड़ा चल रहा है। अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, कल तक लोकसभा में हम एक साथ लड़े हैं दिल्ली में और अच्छे लड़े, सीट नहीं जीत पाए लेकिन अच्छे लड़े। लेकिन विधानसभा में जो माहौल बना है तो लगता है कि हम दोनों मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रहे हैं।
हमारी इस देश में और दिल्ली में हमारी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, आप और कांग्रेस से नहीं। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी हमारी और आम आदमी पार्टी में जो झगड़ा चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है, वो देश की जनता देख रही है। और जब हम अगले लोकसभा में एक साथ जाएंगे लड़ने तो सवाल पूछेंगे ये हमारे बर्ताव के बारे में। केजरीवाल जी को जो मुख्यमंत्री रहे 10 साल लोगों ने चुन कर दिया है भारी बहुमत से, आप उनको देशद्रोही क्या उसका टैग लगाना चाहते हो? क्या होता है देशद्रोह? अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ऊपर वो टैग लगाते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने साथियों को इस प्रकार से अगर देशद्रोह का टैग लगाकर चुनाव प्रचार में जाती है तो ये ठीक नहीं लगता। आप चुनाव लड़ो एक दूसरे के खिलाफ, कोई बात नहीं है, लेकिन मर्यादा और संयम रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद चाइना के नए वायरस से लोगों की फिक्रमंदी में इजाफा देखा जा रहा है। हिंदुस्तान में HMPV के कई मामले सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक HMPV के बेंगलुरु में 2, गुजरात में 1, महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2 और मगरबी बंगाल में भी 2 मामलों की तस्दीक हुई है। वायरस को देखते हुए रियासतें सरगर्म हो गई हैं। इस दौरान बीजेपी सदर और मरकजी वजीर नड्डा ने कहा कि हिंदुस्तान सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ये नया वायरस नहीं है, साल 2001 में भी इसी तरह का वायरस सामने आया था। उन्होंने कहा कि हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly. और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। जालिम इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पट्टी में फिर एक मरतबा वहशियाना बमबारी की है, जिसमें कम से कम 49 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात सामने आई हैं, जबकि 75 दीगर ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली जारहियत में 46,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे लुक़्मा अजल बने, 1,10,000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। इस दौरान फ़लस्तीनी वज़ारत औक़ाफ़ और मजहबी उमूर ने इत्तला दी कि काबिल इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पट्टी में तकरीबन 1000 मसाजिद को इस एक साल के दौरान अब तक शहीद किया है, जबकि आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर 250 मरतबा धावा किया और गुज़िश्ता साल 670 से ज़्यादा मरतबा मस्जिद इब्राहिमी में अज़ान देने से फ़लस्तीनियों को रोका गया है। तिब्बत में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला है, जिससे कई इमारतें गिर गई और लगभग 95 अफराद की हिलाकत की तस्दीक भी की गई है। आज सुबह अचानक इलाके तिब्बत, नेपाल के दारकूमत काठमांडू, हिंदुस्तान के शुमाल और मशरक़ी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चाइना के ज़लज़ला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड हुई है, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। बीजेपी लीडर रमेश बदौरी की जानिब से कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के खिलाफ रिमार्क्स पर हैदराबाद बीजेपी दफ्तर पर कांग्रेस का एहतजाज। बीजेपी कारकुनों की जानिब से गांधी भवन में जवाबी एहतजाज के बाद कशीदगी।
ब्लैकमेलिंग की सियासत, मुबैना गैरकानूनी मुकदमात और गिरफ्तारी से BRS को खौफजदा नहीं किया जा सकता। 6 वादों को पूरा किया जाए। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR को हाई कोर्ट से लगा झटका। फार्मूला ई रेस केस को खारिज करने की दरख्वास्त हुई मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असम्बली इलेक्शन 2025 के लिए शेड्यूल का किया ऐलान। 70 असम्बली हलकों में एक ही मरहले में 5 फरवरी को होगी वोटिंग। 8 फरवरी को आएगा नतीजा। कोरोना वायरस के बाद चाइना से हिंदुस्तान आए नए वायरस से लोगों की फिक्रमंदी बढ़ गई। मुल्क में लगभग 10 नए केसेस। मरकजी वजीर JP नड्डा ने कहा परेशानी की बात नहीं। और जालिम इसराइली फौज ने गजा पट्टी में फिर किए वहशियाना हमले। कम से कम 49 फ़लस्तीनी शहीद, 75 हुए दीगर जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।